हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। चलिए देखते हैं अगस्त महीने के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आप लोगों ने न्यूज़पेपर तो पढ़ लिया होगा, तो चलिए जानते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो बताना चाहूँगी रामसर साइट के बारे में, क्योंकि इंडिया के अब टोटल रामसर साइट हो गए हैं 85, क्योंकि 3 नए रामसर साइट ऐड हुए हैं। ये तीनों रामसर साइट के बारे में डिटेल में जानते हैं। अगर हम रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं तो रामसर कन्वेंशन बना था 1971 में यूनेस्को के द्वारा। क्यों बना था? वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये फोर्स में कब आया? 1975 में। क्या इंडिया उस टाइम रामसर का मेंबर था? तो जी हाँ, इंडिया रामसर का मेंबर था। रामसर साइट की बात करें 2024 में, तो कुछ रामसर साइट को इंक्लूड किया गया है, जैसे नागी बर्ड सेंचुरी जो कि बिहार में है, नकटी बर्ड सेंचुरी जो कि बिहार में है, अकांक्षिनी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका में है, मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, केरेवेटी बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। ये सारे रामसर साइट हैं। 3 नए रामसर साइट को इंक्लूड किया गया है और टोटल अब इंडिया में कितने रामसर साइट हो गए हैं? टोटल 85 रामसर साइट हो गए हैं। जो 3 नए रामसर साइट इंक्लूड किए गए हैं वो है नजरावन बर्ड सेंचुरी और कुजुकुवेली बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, तवा रिजर्वर मध्य प्रदेश में है। और इस प्रकार से टोटल 85 रामसर साइट है। अभी हाल में 3 रामसर साइट को इंक्लूड किया गया, जिसमें 2 जो हैं वो तमिलनाडु के हैं और एक मध्य प्रदेश के। क्या नाम है मध्य प्रदेश का? तवा रिजर्वर। तो टोटल 85 हो गए। लेकिन इसी साल 2024 में और भी रामसर साइट को इंक्लूड किया गया है, जैसे नागी बर्ड सेंचुरी, नगटी बर्ड सेंचुरी, मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, केरेवेटी बर्ड सेंचुरी, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, तो इन सभी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2024 में इंक्लूड किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो देखिए, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट हो गए हैं यूनाइटेड नेशन के। पी हरीश जो हैं उनको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन का, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। पी हरीश एक्चुअली में रिप्लेस करने वाले हैं रुचिरा कंबोज को, जो कि रिटायर कर गई थी 1 जून 2024 को। तो अभी इनकी अपॉइंटमेंट होने वाली है पी हरीश की, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में अपॉइंट थे और अब बन गए हैं वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन के। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यूनाइटेड नेशन के, यानी वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे यूनाइटेड नेशन में। फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट एयरपोर्ट टू गेट नेट जीरो कार्बन इमिशन स्टेटस। देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन इमिशन स्टेटस दिया गया है और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि नेट जीरो कार्बन इमिशन है, यानी कि यहाँ पे कार्बन इमिशन बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया के दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये रिकग्निशन मिला है और ये कौन दिया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दिया गया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एक्रीडेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। NIRF रैंकिंग 2024 देख लेते हैं। NIRF रैंकिंग दी जाती है इंडियन इंस्टीट्यूट को, नेशनल लेवल की रैंकिंग है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। एम्स दिल्ली हैज़ क्लिंग्स द टॉप पोजीशन इन द मेडिकल कैटेगरी। एम्स दिल्ली जो है वो टॉप है मेडिकल कैटेगरी में। वहीं अगर हम बात करते हैं IIM अहमदाबाद, जो कि मैनेजमेंट कैटेगरी में टॉप है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो अगेन टॉप पोजीशन पे आ गया है NIRF रैंकिंग में। JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया सेकेंड और थर्ड पे है, यानी कि फर्स्ट जो है, अगर हम पूरे कॉलेज की बात करें तो उसमें टॉप पोजीशन पे कौन सा कॉलेज है, तो वो है IISC बेंगलुरु। अगर हम सेकेंड बात करते हैं तो वो है JNU और थर्ड है जामिया मिलिया इस्लामिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। NIRF रैंकिंग 2024 में टॉप इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं। ओवरऑल कैटेगरी में तो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा है, वो है IIT मद्रास, जो कि लोकेटेड कहाँ है, मद्रास में, यानी चेन्नई तमिलनाडु में। सेकेंड है IISC बेंगलुरु, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है। देखिए, आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बताया कि टॉप रैंक पे IISC है, तो फिर यहाँ पे IIT मद्रास कैसे हो गया? तो देखिए, कैटेगरीज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में NIRF रैंकिंग देती है। अगर हम लोग बात करते हैं NIRF रैंकिंग की, तो IISC बेंगलुरु पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप पे है। लेकिन अगर हम इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, ध्यान दें, इंस्टीट्यूट की बात करें तो उसमें टॉप रैंक पे है IIT मद्रास, सेकंड पे है IISC बेंगलुरु, थर्ड पे है IIT बॉम्बे, फोर्थ पे है IIT दिल्ली, फिफ्थ पे है IIT कानपुर, सिक्स पे है IIT खड़गपुर। ठीक है, तो ये है टॉप इंस्टीट्यूट ओवरऑल रैंकिंग में। टॉप है IIT मद्रास, ध्यान रखें।
NIRF रैंकिंग की अगर हम टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया की बात करें, तो देखिए यूनिवर्सिटीज़ में कौन टॉप है? IISc बेंगलुरु। लेकिन इंस्टीट्यूट में कौन सा टॉप है? IIT मद्रास। यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे सभी का सपना होता है कि अच्छे से यूनिवर्सिटी में पढ़ें, तो टॉप यूनिवर्सिटी कौन है इंडिया का? वो है IISc बेंगलुरु। सेकंड है JNU, JNU में तो पढ़ना चाहते हैं ना सब लोग, तो JNU। उसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया थर्ड रैंकिंग पे है। फोर्थ पे है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन कर्नाटका। फिफ्थ पे है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये है टॉप कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटीज़ जहाँ सभी पढ़ना चाहते हैं। एक्चुअली में ये बेसिस क्या है ये रैंकिंग निकालने का? तो कुछ पैरामीटर होती हैं, एजुकेशन पैरामीटर, नैक ग्रेड देखा जाता है, यूजीसी के द्वारा भी देखा जाता है, और सभी को इवेलुएट करके ये पोजीशंस निकाले गए हैं। NIRF रैंकिंग 2024 के टॉप 5 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कौन है? तो फर्स्ट है IIT मद्रास, सेकंड है IIT दिल्ली, थर्ड है IIT बॉम्बे, फोर्थ है IIT कानपुर, फिफ्थ है IIT खड़गपुर। ये टॉप 5 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं। टॉप 5 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कौन है? तो वो है IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर सेकंड है, IIM कोझिकोड थर्ड है, IIT दिल्ली फोर्थ है मैनेजमेंट में, और फिफ्थ है IIM कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैनेजमेंट में IIT का नाम आ गया है, वो फोर्थ रैंक पे है। ठीक है, फर्स्ट कौन है? IIM अहमदाबाद, सेकंड कौन है? IIM बेंगलुरु, और फिफ्थ कौन है? IIM कोलकाता। ठीक है, अदर रैंकिंग देख लेते हैं। फार्मेसी में कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है? तो देखिए अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो इस इंस्टीट्यूट को देखें, वो है जामिया हमदर्द, जो कि न्यू दिल्ली में। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, उसी का एक पार्ट है जामिया हमदर्द। NIRF रैंकिंग में टॉप कॉलेजेस इन इंडिया कौन है? देखिए कॉलेज में यूनिवर्सिटी अलग है, कॉलेज अलग है। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, तो पूरे इंडिया में बहुत ही अच्छा कॉलेज कौन सा है जहाँ पढ़ना चाहते हो? तो वो है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज न्यू दिल्ली में है और वहाँ पे सभी पढ़ना चाहते हैं। सेकंड रैंकिंग पे मिरांडा हाउस है, जो कि लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है। ठीक है, तो ये सेकंड रैंक पे है। NIRF रैंकिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो चलिए देखते हैं मेडिकल कॉलेज में कौन सा बेस्ट कॉलेज है। तो देखिए एम्स तो बेस्ट है, वो तो हम सभी को पता है, न्यू दिल्ली में है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और अगर हम रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसमें टॉप है IISc बेंगलुरु, जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, NIRF रैंकिंग में टॉप डेंटल इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो देखिए टॉप डेंटल कॉलेज जो है, पहला जो है वो है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। और सेकेंड है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, जो कि मणिपाल कर्नाटका में है, उडुपी कर्नाटका में। ठीक है, तो मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस भी बहुत अच्छा कॉलेज है, सेकेंड रैंकिंग पे आया है NIRF के द्वारा। आगे देख लेते हैं NIRF रैंकिंग में टॉप ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो जी हाँ, अगेन इग्नू टॉप है, ओपन यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। वहाँ से अगर आप कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो ज़रूर इग्नू में अप्लाई करें। कोर्सेज बहुत अच्छी है, बुकलेट बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, NIRF 2024 में टॉप एग्रीकल्चर एंड एलाइड इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो वो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर या एलाइड इंडस्ट्रीज़ में अगर आप जाना चाहते हो, इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। लॉ कॉलेज कौन सा बेस्ट लॉ कॉलेज है? तो वो है बेंगलोर का लॉ कॉलेज, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया। ठीक है, NIRF रैंकिंग में अगर हम टॉप इनोवेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो है IIT बॉम्बे। राइस राइस एसिलेटर स्कीम, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस स्कीम का नाम है राइस एसिलेटर स्कीम। इसके अंतर्गत स्टार्टअप और इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा, स्टार्टअप एक्सपेंड किया जाएगा, इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा। फर्स्ट पॉलिसी मेकर फोरम, ये जो है वो बनाया गया है, पहला पॉलिसी मेकर फोरम है, जो कि JP नड्डा के द्वारा बनाया गया है। ये क्या है थोड़ा समझते हैं। तो अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म है, भारतीय जन औषधि केंद्र सेटअप किया गया है, और इसके अंतर्गत औषधि को प्रमोट किया जाएगा, और अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। 2 ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया गया है, पहला है IP ऑनलाइन पोर्टल और दूसरा है एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है, फर्स्ट पॉलिसी मेकर फोरम। आगे बढ़ते हैं, ओबिटुरीज़ की बात कर लेते हैं। तो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की डेथ हुई है, जिसे सवाल आ सकता है, वो है जनरल S पद्माबम। ये कौन है? तो देखिए ये इंडियन आर्मी में है, ये इंडिया के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, और इनकी डेथ हो गई है। और ये इनका जन्म हुआ था 1 सितंबर एक्चुअली में। अ, इन्होंने एज ए जनरल ऑफिसर पोस्ट ज्वाइन किया था इंडियन आर्मी में 1996 में,
और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बने थे 2000 में, ठीक है, तो 2000 में बने थे। आपसे यही सवाल पूछा जाएगा ये कौन है, तो ये एक रिपोर्टेड ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर थे जिनकी डेथ हो गई, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। आगे बढ़ते हैं। 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ इन 10 स्टेट्स। जी हाँ, स्मार्ट सिटीज़ बनने की बात हो रही है 10 स्टेट में। खुरपिया जो कि उत्तराखंड में है, राजपुरा पटियाला पंजाब में है, दिग्गी महाराष्ट्र में है, पलक केरला में है, आगरा और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, गया बिहार में है, जहीराबाद तेलंगाना में है, ओवरऑल एंड कुपाटी आंध्र प्रदेश में है, जोधपुर पाली राजस्थान में है। तो ये 12 जो है यहाँ पे 9 ही है, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ 9 नेम है जो कि स्मार्ट सिटीज़ में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्री ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया गया है। तीनों ही पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने स्टार्ट किया है ये पोर्टल, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। तीनों पोर्टल का क्या नाम है? एक का नाम है प्रॉम्प्ट, दूसरा का नाम है ड्रिप्स और तीसरा का नाम है जल विद्युत डीपीआर। अब ये क्यों स्टार्ट किया गया है? मनोहर लाल खट्टर जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर है, उन्होंने इसका इनोग्रेशन किया है। ये 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। प्रॉम्प्ट जो है वो थर्मल पावर के रिलेटेड है, जिसको स्टार्ट किया गया है ताकि जो पूरा सिस्टम है ना उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, एफिशिएंसी बढ़े और काम जो हो वो इफेक्टिव हो। ट्रांसपेरेंसी कब आएगी? जब ऑनलाइन काम होगा। ऑनलाइन काम होने से क्या होता है कि काम को प्रॉपर वे में मैनेज किया जा सकता है। साथ में ट्रांसपेरेंसी आती है क्योंकि ऑनलाइन यूज़ हो रहा है और सबको दिख रहा है कि क्या चल रहा है। तो ऑनलाइन का ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है और मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन से बहुत सारी चीज़ें नहीं छुप सकती है और बहुत ही क्लियर हो जाता है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आना अच्छी बात है। प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स लाया गया है और जल विद्युत डीपीआर, ये 3 ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया गया है। इनका काम क्या है? तो देखिए, ऑनलाइन सिस्टम लाना है ताकि इफ़िशिएंसी बढ़े, ट्रांसपेरेंसी आए और ये तीनों ही पोर्टल किससे रिलेटेड हैं? तो तीनों ही पोर्टल थर्मल पावर से रिलेटेड है, ठीक है? थर्मल पावर से रिलेटेड है आपका प्रॉम्प्ट, ड्रिप और जल विद्युत यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है डीपीआर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 20 अगस्त को ये लॉन्च किया गया। फर्स्ट यूक्रेन जर्नी। जी हाँ, आपको भी पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए? यूक्रेन गए और यूक्रेन के कौन हैं वहाँ के हेड? तो वो है वोलोडिमिर जेलेंस्की। इनका नाम तो हमें याद ही होगा क्योंकि हमने देखा है ना रशिया यूक्रेन वॉर, तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्या नाम है? वोलोडिमिर जेलेंस्की, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ? तो देखिए, पहले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पहुँचे, उनसे मिले और फिर महात्मा गांधी के स्टैचू में इन्होंने मतलब नमस्कार किया, होमेज दिया और बताया कि हम जो इंडिया है जो क्या है, शांति प्रिय राष्ट्र है। पोलैंड की भी जर्नी हुई, ठीक है, और पोलैंड के पीएम कौन है? डोनाल्ड टस्क। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉन्ग्रेचुलेट किया और उनको अपने 70th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया क्योंकि इंडिया और पोलैंड के रिलेशनशिप के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सा एनिवर्सरी इंडिया और पोलैंड सेलिब्रेट किए? 70th एनिवर्सरी। इंडिया ने उनको कुछ गिफ्ट दिया। पता है आपको क्या गिफ्ट दिया? इंडिया ने उनको आरोग्य मैत्री क्यूब दिया। याद है आपको कुछ आरोग्य मैत्री क्यूब? मैंने पढ़ाया था आपको कभी। देखिए, आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है? देखिए, ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है, ठीक है, मूवेबल हॉस्पिटल, यानी कि ये एक ऐसा बनाया गया है, बलून टाइप है जिसमें हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं और ये हमने गिफ्ट किया है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है इंडिया की। हमने मैट्रिक क्यूब बनाया और आज हम उसे गिफ्ट कर रहे हैं। स्पोर्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो इंडियन शूटर मनीष नरवाल ने सिल्वर मेडल जीता है पेरिस पैरा ओलंपिक्स में। देखिए, पैरा ओलंपिक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और हमेशा ही अच्छी रहती है। इनफैक्ट ओलंपिक्स से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हमारा पैरा ओलंपिक्स में होता है एंड सैल्यूट टू देम, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हैं और हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब दिव्यांग हैं फिर भी हमारे देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। तो इंडियन शूटर मनीष नरवाल ने सिल्वर मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्तौल में और इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है मनीष नरवाल। आगे देखते हैं। अवनी लकीरा, क्या बताऊँ, ये तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। आपको याद होगा 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक था जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल 2 गोल्ड मेडल जीता था और फिर इंडिया को एक और गोल्ड मेडल दिलाती हैं अवनी लखेरा, जो कि किस गेम से रिलेटेड है अवनी लखेरा? बताइए। शूटिंग। अवनी कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट देख लेते हैं। तो देखिए, इनको खेल रत्न दिया गया था 2021 में।
फिर पद्म श्री दिया गया है 2022 में, ठीक है, और ये यंग इंडियन ऑफ द ईयर भी इनको डिक्लेयर किया गया है। बेस्ट फीमेल डिब्यूट रही है पैरा ओलंपिक में। नेशनल चैंपियनशिप इन रेसिंग, डायना बंडोल, देखिए भारत की पहली रेसर है ये जो कि नेशनल चैंपियनशिप जीती हैं। इनका नाम है डायना बंडोल और ये एक मदर है, ठीक है, इनके 2 बच्चे हैं और फिर भी इन्होंने, पहले ये टीचिंग लाइन में थी लेकिन टीचिंग छोड़कर इन्होंने रेसिंग को अपनाया और आज ये इंडिया को, पहला इंडिया का ये अचीवमेंट है जिसमें रेसिंग में, और ये जो रेसिंग था ये सिर्फ लड़कियों के बीच में नहीं हो रहा था, ये रेसिंग मिक्स्ड रेसिंग हो रहा था जिसमें लड़के भी थे लड़कियां भी थी और उन सबको इसने हराया और ये नेशनल चैंपियनशिप जीती हैं, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। इनका नाम याद रखें, डायना पुडोल। रिसेट प्रोग्राम, क्योंकि स्पोर्ट न्यूज़ कवर कर रहे हैं तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अभी हाल में नेशनल स्पोर्ट्स डे डिक्लेयर किया। नेशनल स्पोर्ट डे में एक प्रोग्राम डिक्लेयर किया जिसका नाम है रीसेट प्रोग्राम, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है क्योंकि ये जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। बेनिफिट दिया जाएगा ताकि वो अपने जीवन को चला पाएँ और सर्वाइव कर सकें, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स में हमने देखा है कि बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जिनको पेंशन भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है, वो हमारे लिए गोल्ड लाते हैं, सिल्वर लाते हैं और उनको कुछ भी नहीं मिलता, ये तो गलत है। तो इसी संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है पीएम श्री स्कूल, यानी प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसके अंतर्गत 14,500 स्कूल खोले जाएंगे। ये स्कूल एक्चुअली में एग्जिस्टिंग स्कूल का ही पार्ट होगा। मतलब मान लीजिए कि केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पे एक छोटा सा एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाएगा जो कि पीएम श्री स्कूल के नाम से जाना जाएगा और इसमें एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इसका पर्पस क्या है, क्यों चलाया जा रहा है? तो देखिए, इसका पर्पस यही है कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए और डेवलपमेंट किया जाए। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इंडिया का पहला हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट लॉन्च हो गया है। ये लॉन्च किया गया है, त्रिवद बना दिया गया है। देखिए, ये लॉन्च किया गया है चेन्नई से और ये तमिलनाडु बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है जिनका नाम है स्पेस जोन इंडिया, उसने इसे बनाया है। हाइब्रिड रॉकेट इंजन रूमी वन इज ए हाइब्रिड रॉकेट इंजन जो कि सॉलिड और लिक्विड, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे यहाँ लिक्विड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सॉलिड का भी इस्तेमाल किया जाता है एज ए फ्यूल इन रॉकेट। तो इसको एक कंबाइंड फॉर्म में किया गया है, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। सॉलिड फ्यूल जो होते हैं उसको कैरी करना थोड़ा टफ होता है, लिक्विड फ्यूल को कैरी करना आसान होता है, ठीक है। तो दोनों ही फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट लॉन्चिंग में और वही किया गया है, एक हाइब्रिड रॉकेट बनाया गया है। अभी तक हम सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम लिक्विड फ्यूल का भी इस्तेमाल करेंगे और सॉलिड और लिक्विड फ्यूल बेस्ड जो है वो हाइब्रिड रॉकेट बन गया है जिसका नाम है रूमी वन। इसका पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया है? ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़े और जो कॉस्ट है वो कम हो। राइट टू डिसकनेक्ट लॉ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ लाया गया है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा। ध्यान रखिए, कौन सी गवर्नमेंट लाई है? ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट। क्या है? वर्क लाइफ बैलेंस लॉ। मतलब अगर आपका 9 to 6 आवर काम करते हैं आप, 9 o'clock to 6 o'clock, और उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई भी कंपनी का या ऑफिस का कॉल उठाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका टाइम खत्म हो गया है, काम करने का टाइम खत्म हो गया है 6 o'clock। आपको कोई भी ईमेल रिप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये अधिकार दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप राइट टू डिसकनेक्ट हो सकते हैं कंपनी से और इससे आप अपने आप पे टाइम दे सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नया लॉ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में लाया गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लॉ है जिसमें 9 to 6 के बाद आप ऑफिस का ना कॉल उठा सकते हैं ना ईमेल का रिप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कंपलसरी नहीं है, कोई भी। एक्चुअली में कालीकट है, कालीकट का नाम आपको याद है? हिस्ट्री में हमने कहाँ पढ़ा था कालीकट? तो कालीकट हमने पढ़ा था क्योंकि वास्को ड गामा यहीं पे लैंड हुए थे। कालीकट कालिको वर्ड से बना है। कालिको का मतलब होता है फाइन कॉटन क्लॉथ और बिल्कुल जो यूरोपियंस थे वो इंडिया की तरफ स्पाइसेस और क्लॉथ के लिए अट्रैक्ट हुए थे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ है जिसके अंतर्गत ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को मर्ज कर दिया गया है और अब बन गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये क्या है, चलिए आगे जानते हैं। चलिए देखते हैं इसका साइलेंट फीचर। तो यूपीएस के अंतर्गत ओल्ड पेंशन स्कीम
ठीक है, ओल्ड और न्यू दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप 62 ईयर्स के कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप पेंशन पे ही निर्भर होते हैं। तो सरकार ने नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत ये बताया है कि अगर आप किसी कंपनी में 25 ईयर्स सर्विस देते हैं तो उसके बाद आपके सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा आपको एज ए पेंशन। बड़ी बात है क्योंकि पेंशन मिल रही है, ठीक है। तो ध्यान रखें क्या है न्यू पेंशन स्कीम, इसके अंतर्गत 50% जो हमारा एवरेज बेसिक पे है वो मिलेगा एज ए पेंशन अगर आप उस कंपनी में 25 ईयर्स दे रहे हो। 60% ऑफ पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय इमिडिएटली बिफोर हीज और हर डेमिस, और अगर किसी एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो 60% जो है पेंशन अमाउंट जो है वो उसके फैमिली मेम्बर को दिया जाएगा। 10,000 तो पेंशन मिलेगा ही अगर आपने 10 साल किसी कंपनी में सर्विस दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है, ध्यान रखें 10,000 मिलेगा हर महीने अगर आपने किसी कंपनी को 10 साल दिया है। तो कुछ अच्छे फीचर्स थे जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में थे, न्यू पेंशन स्कीम में नहीं आ पाए थे, उनको कंबाइन कर दिया गया और अब बन गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। थैंक्स टू वॉच द वीडियो। जो लास्ट वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।